आज हम बात करने वाले हैं भारत के महान पुनर्जागरण की। ये सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि ये वो कहानी है जिसने आज के यानी मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। तो आइए समझते हैं कि कैसे एक राष्ट्र ने खुद को नए सिरे से गढ़ा। 19वीं सदी का भारत। इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ उस दौर की एक झलक नहीं है, बल्कि उस गहरी खामोशी को दिखाती है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी हो गया था। इन्हीं चेहरों और ऐसे ही हालातों के बीच से वो चिंगारी भड़की जिसने आने वाले कल को पूरी तरह से बदल दिया। सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो जंजीरें थीं जिन्होंने समाज को सदियों से जकड़ रखा था। अब सवाल सिर्फ सुधार का नहीं था, बल्कि इंसानियत को बचाने का था। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक पूरे राष्ट्र की सोच को, उसकी सदियों पुरानी आदतों को बदलना हो तो आखिर क्या करना होगा? इसी सवाल का जवाब हमें भारत के इस महान पुनर्जागरण की कहानी में मिलेगा। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दौर में जाना होगा। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत किन हालातों से गुजर रहा था, चलिए एक नज़र डालते हैं। तो वो कौन सी वजहें थीं जिनके चलते बदलाव की जमीन तैयार हो रही थी? देखिए, कई बातें थी। एक तो धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। महिलाओं की हालत तो बेहद खराब थी। जाति की समस्या ने समाज को बुरी तरह बांट रखा था, और जो पुरानी संस्थाएं थीं वो समय के साथ ठहर सी गई थी। और ठीक इसी माहौल में मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर और विचारों का असर पड़ना शुरू हो गया था। अब इन सारी समस्याओं का जवाब सिर्फ विरोध करना नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी नई सोच को अपनाना था। और यहीं से शुरू होता है तर्क का दौर, बदलाव का एक नया फलसफा। यहाँ पर ना दो दुनियाओं का टकराव साफ साफ दिखता है। एक तरफ थीं सदियों पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं जो सिर्फ आस्था और कर्मकांड पर टिकी थीं, और दूसरी तरफ एक नई जागृति पैदा हो रही थी जो हर बात को तर्क, विज्ञान और सबसे बढ़कर इंसानियत की कसौटी पर परखना चाहती थी। इस नई सोच की जो पहली बुनियाद थी वो थी तर्कवाद, मतलब रैशनलिज्म। इसका सीधा सा मतलब था कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो हमेशा से चली आ रही है। उसे तर्क और ज्ञान की कसौटी पर परखो। सच वो है जिसे साबित किया जा सके। जैसा कि महान सुधारक अक्षय कुमार दत्त ने कहा भी था, तर्कवाद ही हमारा एकमात्र उपदेशक है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी उस जमाने में। इसने धर्मगुरुओं और परंपराओं के सदियों पुराने अधिकार को सीधी चुनौती दे दी थी। दूसरा जो बड़ा आइडिया था वो था धार्मिक सार्वभौमिकता का, यानी ये मानना कि सभी धर्मों का सार एक ही है और सारी इंसानियत असल में एक परिवार है। ये विचार जाति और धर्म के नाम पर बटे हुए समाज को जोड़ने की एक बहुत शक्तिशाली कोशिश थी। और इन नए क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाने वालों में सबसे बड़ा नाम था राजा राम मोहन राय का। उन्होंने तर्क और सार्वभौमिकता, इन्हीं दोनों को अपने सुधार आंदोलनों का आधार बनाया, और इसीलिए उन्हें भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो ये जो नए आइडियाज थे, ये सिर्फ कुछ लोगों की सोच तक ही सीमित नहीं रहे, ये एक आंदोलन बन गए, और देखते ही देखते पूरे उपमहाद्वीप में बदलाव की एक लहर सी दौड़ पड़ी। तो ये जो समाज सुधारक थे, इन्होंने एक साथ 3 बड़े मोर्चों पर, आप कह सकते हैं, लड़ाई छेड़ी। पहला, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए। दूसरा, जाति व्यवस्था की दीवारों को तोड़ने के लिए। और तीसरा, धर्म के अंदर जो कुरीतियां आ गई थी उन्हें दूर करने के लिए। जब बात महिलाओं के हक की आती है, तो एक तरफ बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे दिग्गज थे, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिमी भारत से पंडिता रमाबाई एक बहुत ही मजबूत आवाज बनकर सामने आईं। और इनका काम सिर्फ बातें करना नहीं था, ये जमीन पर काम कर रहे थे। विद्यासागर ने विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए एक जबरदस्त अभियान चलाया। वहीं पंडिता रमाबाई ने लड़कियों की शिक्षा के लिए आर्य महिला समाज और शारदा सदन की स्थापना की, जो उस जमाने में एक क्रांतिकारी कदम था। इन सब का एक ही लक्ष्य था, बाल विवाह खत्म हो, बहुविवाह बंद हो और हर महिला को शिक्षा का अधिकार मिले। अब महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई तो चल ही रही थी, लेकिन समाज में एक और बहुत गहरी खाई थी जिसे भरना था, और वो थी जाति व्यवस्था की। जहां पश्चिमी भारत में ज्योतिबा फुले ने इस भेदभाव को सीधी चुनौती दी, वहीं दक्षिण भारत में श्री नारायण गुरु की आवाज गूंज रही थी। इन आंदोलनों के लक्ष्य न एकदम साफ थे।
फूले का सत्यशोधक समाज जाति व्यवस्था को जड़ से ही खत्म कर देना चाहता था। श्री नारायण गुरु का एसएनडीपी मूवमेंट निचली कही जाने वाली जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश और सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए लड़ा। और वाइकॉम सत्याग्रह जैसी घटनाएं सिर्फ मंदिर के आसपास की सड़क पर चलने के अधिकार की मांग नहीं थी, बल्कि ये इंसानी गरिमा की लड़ाई थी। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात ये थी कि सुधार की ये आग किसी एक धर्म तक ही सीमित नहीं थी। जहां एक तरफ राजा राम मोहन रॉय हिंदू धर्म में सुधार की आवाज बुलंद कर रहे थे, वहीं सर सैयद अहमद खान मुस्लिम समाज में मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन की वकालत कर रहे थे। मतलब भारत के हर बड़े समुदाय के अंदर से ही बदलाव की आवाजें उठ रही थीं। हिंदुओं में ब्रह्म समाज और आर्य समाज ने मूर्ति पूजा और रूढ़िवाद पर सवाल उठाए। मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन ने वैज्ञानिक शिक्षा पर जोर दिया। सिखों में सिंह सभा आंदोलन और पारसियों में रहनुमाई मज़द-ए-आसनान सभा ने भी अपने अपने समाज की कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। ये इस बात का सबूत था कि पूरा देश एक नई सुबह के लिए जाग रहा था। तो इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई एक दो शहरों की कहानी नहीं थी। पूरब में राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज से लेकर पश्चिम में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज और दक्षिण में श्री नारायण गुरु के आंदोलन तक ये पुनर्जागरण की आग पूरे भारत में फैल चुकी। तो अब सवाल ये है कि इन सभी आंदोलनों का आखिर नतीजा क्या निकला? इनका असर कितना गहरा और स्थायी था? चलिए देखते हैं कि कैसे इन सुधारों ने एक आधुनिक राष्ट्र की नींव रखी। इन आंदोलनों का असर सिर्फ सोच पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे देश के कानून पर पड़ा। देखिए, 1829 में सती प्रथा पर बैन लगा। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया, जिसने विधवाओं को दोबारा शादी करने का कानूनी हक दिया। और आगे चलकर बाल विवाह को रोकने के लिए भी शारदा एक्ट जैसे कड़े कानून बने। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक चेतना ने देश के कानून को बदलने पर मजबूर कर दिया। और इन सब का जो निचोड़ है वो ये है: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये जो आइडियाज थे जिनके लिए ये सुधारक लड़े, वही आज हमारे संविधान की आत्मा बने। उनकी लड़ाई की विरासत आज भी हमें एक बेहतर राष्ट्र बनाने की प्रेरणा देती है। ये आंदोलन लगभग 200 साल पहले शुरू हुए थे। पर एक सवाल है, क्या उनका काम आज पूरा हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको आज भी सोचने पर मजबूर करता है।